हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आप लोग 15 अगस्त खूब धूमधाम से मनाइए और पढ़ाई भी थोड़ा बहुत कर लीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए बायोलॉजी का सेकंड जो पार्ट है उससे रिलेटेड एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी एक कमेंट देखा तो उसमें एक लड़के ने बोला कि आप गलत आंसर बता रहे हैं, जो कि गुप्त वंश का था। तो आप लोग कृपया करके देखें, क्या आपको लगता है कि मैंने गलत आंसर एक भी बताया है? क्योंकि मैं जितना भी पढ़ाता हूँ सारे ऑथेंटिक बुक से पढ़ाता हूँ, जो कि आईएएस लेवल के हैं, ना कि लूसेंट से पढ़ाता हूँ कभी भी। तो इसलिए आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि क्या मैंने गुप्त वंश का एक भी क्वेश्चन गलत बताया है। तो उसको देख कर प्लीज़ आप लोग कमेंट में मेंशन करें। यदि आपको गलत लगता है तो मैं ऑथेंटिक बुक भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो उसके आज हम टॉप 25 एमसीक्यू करेंगे और नेक्स्ट आने वाले कल में हम फिर दोबारा एमसीक्यू और करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार जो है वो किसके पाचन में सहयोग करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्टार्च, सेकेंड है वसा, थर्ड है प्रोटीन और लास्ट है रेसे। तो चलिए बताइए आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। आपको बी देखने को मिलेगा कि बी में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या है कि एंजाइम मूलतः है। तो एंजाइम मूलतः क्या है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो एंजाइम को क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वसा, सेकेंड है प्रोटीन, थर्ड है शर्करा और लास्ट है विटामिन। तो आइए बताइए आप लोग कि एंजाइम मूलतः क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। तो एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। ठीक, तो मानव शरीर में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिप्सिन, सेकेंड है गैस्ट्रिन, थर्ड है पेप्सिन और लास्ट है टाइलिन। तो बताइए आप लोग कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो पाचक एंजाइम नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैस्ट्रिन। ये एक पाचक एंजाइम नहीं है। ठीक, और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन है लाइपेज, सेकेंड है यूरिया और थर्ड है श्लेष्मा और फोर्थ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो चलिए बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। कहाँ पे भंडारित रहता है उसके बारे में पूछा गया है। ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर। तो फर्स्ट ऑप्शन है यकृत में, सेकंड है आमाशय में और थर्ड है पित्ताशय में और लास्ट है प्लीहा में। तो बताइए आप लोग, और कृपया करके आप कमेंट जरूर किया करिए, लाइक किए, शेयर करिए। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो वो किस में? यकृत में। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन दिया है यकृत, सेकंड दिया है आमाशय और थर्ड दिया है पित्ताशय और लास्ट दिया है थायराइड ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ये है यकृत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7। तो 7 में पूछा है कि भोजन वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है। तो प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा जो सर्वाधिक होती है वो किसमें होती है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन, सेकेंड है वसा, थर्ड है कार्बोहाइड्रेट और लास्ट है प्रोटीन में। तो किसमें होती है आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा में। सेकेंड किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट में। थर्ड किसमें होता है? प्रोटीन में। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। तो इसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बेरी, सेकंड है रतौंधी, और थर्ड है वर्णांधता, और लास्ट है घेंघा। ठीक, लास्ट है घेंघा। तो बताइए आप लोग कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरी। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इनमें से किस में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मूली, सेकंड है मिर्च में, थर्ड है मटर में, और लास्ट है चना में। तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, बताइए आप लोग। तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्च में। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है कि घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा सहायक है। तो इसका ऑप्शन दिया है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन ए। तो घाव भरने के लिए तो आपको घाव भरने के लिए विटामिन सी भी लाभकारी है और विटामिन डी भी लाभकारी है। तो यहाँ पे दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, तो दोनों सही हो गए। लेकिन यदि एक ही ऑप्शन आ रहा है तो आप एक पे टिक करेंगे, विटामिन डी या तो विटामिन सी। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। ठीक, तो शरीर में कौन सा विटामिन भंडारित नहीं होता है। तो चलिए इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट विटामिन ए, सेकेंड है विटामिन बी, और सी है विटामिन डी, और डी है विटामिन ई। तो बताइए आप लोग, सिंपल क्वेश्चन है कि शरीर में कौन सा विटामिन भंडारित नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। तो विटामिन बी और सी है जो वो शरीर में भंडारित नहीं होते हैं, क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं और ये मूत्र के जरिए बाहर निकल जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में, रक्त कैंसर की। फर्स्ट ऑप्शन है आयोडीन 131, सेकेंड है सोडियम 24, थर्ड है कोबाल्ट 60, और लास्ट है कार्बन 40। तो कार्बन 14, कोबाल्ट 16, सोडियम 24 और आयोडीन 131। तो रक्त कैंसर में के उपचार में किसका किया जाता है प्रयोग। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट 60। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कहता है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम, सेकेंड है लोहा, और थर्ड है पोटेशियम, और लास्ट है सल्फर। तो बताइए कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है, कौन सा खनिज। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन पूछा है कि ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी नामक प्रदूषित कारित बीमारी जो पीने वाले जल से निम्नलिखित में से किसके अधिकता के कारण होता है। तो पीने के जल में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी नामक बीमारी, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम, सेकेंड है क्लोराइड, थर्ड है नाइट्रेट, और लास्ट है फ्लोराइड। तो बताइए आप लोग कि ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किसकी अधिकता के कारण होता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट। ठीक, अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि इटाई रोग किसके कारण होता है। तो इटाई रोग किसके कारण होता है, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है निकिल, सेकेंड ऑप्शन है पारद, थर्ड ऑप्शन है कैडमियम, और लास्ट ऑप्शन है लेड। तो इटाई रोग किसके कारण होता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम। ठीक, आगे देखते हैं इसी क्रम में। तो आगे देखा है 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आयोडीन, सेकंड है कैल्शियम, थर्ड है फास्फोरस, और लास्ट है नाइट्रोजन।
तो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? चलिए बताइए आप लोग। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। ठीक। आप देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है थैलेसीमिया का। तो थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। तो थैलेसीमिया से क्या प्रभावित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है रक्त, सेकंड है फेफड़ा, थर्ड ऑप्शन है गुर्दा और लास्ट है हृदय। तो थैलेसीमिया रोग से, एक आनुवंशिक जो रोग है, उससे कौन सा प्रभावित होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त। ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग जो है वो कौन सा है, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए हैजा, सेकेंड है निमोनिया, थर्ड है मलेरिया और लास्ट है डिप्थीरिया। तो निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो बताइए आप लोग आंसर। तो आपको देखने को मिलेगा कि हैजा जो है वो क्या है, वो है जीवाणु। डिप्थीरिया क्या है, जीवाणु है। और तो फिर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। ठीक। तो मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो जल के द्वारा, तो जल जनित रोग कौन सा है? फर्स्ट है चेचक, सेकेंड है हैजा, थर्ड है मलेरिया और लास्ट है तपेदिक। तो निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैजा। ठीक। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रानीखेत बीमारी जो है। तो रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बकरी से, सेकेंड है गाय से, थर्ड है घोड़े से और लास्ट है मुर्गियों से। तो रानीखेत जो बीमारी होती है वो किससे संबंधित है, उसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुर्गियों से। ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो पूछा गया है कि जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है। तो जापानी इंसेफेलाइटिस जो होता है उसका कारक पूछा है। तो फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकेंड है वायरस, थर्ड है प्रोटोजोआ और लास्ट है फंगस। तो आपको बताना है कि जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक। तो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। ठीक। आपको वीडियो अगर ये अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या पूछा गया है कि एड्स के लिए उत्तरदायी प्रदूषण उदाहरण है। तो एड्स के लिए कौन सा उत्तरदायी है प्रदूषण? तो फर्स्ट है ग्रंथि विषाणु का, सेकेंड है किरमिर विषाणु का, सी है रेट्रो विषाणु का और डी है टी इवेन विषाणु का। तो एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेट्रो विषाणु का। ठीक। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, मतलब विषाणु से होने वाला रोग नहीं है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए खसरा, सेकंड है रेबीज, थर्ड है हैजा और लास्ट है पोलियो। तो इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है उसके बारे में है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। इस आंसर को मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके इस आंसर को बताएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विषाणु जनित रोग इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक। चलिए मिलते हैं शाम को कोई और लेक्चर के साथ। धन्यवाद।